अगर अरविंद केजरीवाल 35 से 45 के बीच में आंकड़ा पे रहते हैं, शपथ नहीं हो पाएगी, शपथ नहीं हो पाएगी। सरकार बीजेपी की बनेगी। कैसे? मतलब कुछ कभी चाहेंगे जनता ना कि थोड़ा सा कभी जनता को सब पता है जनता हमसे ज्यादा समझदार है। यहाँ मुकाबला बीजेपी का कांग्रेस पार्टी से नहीं है, यहाँ अरविंद केजरीवाल से है। अरविंद भी उतना ही ज्यादा एग्रेसिव आम आदमी पार्टी का कैंपेन है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक और चीज मैंने देखी है कि जो उत्तर प्रदेश में रोमियो स्क्वाड है वो दिल्ली में बनाने की बात हो रही है। आपको लगती है इसकी जरूरत दिल्ली में? सब बकवास। तो क्यों लिखा? मुझे लगता है ये पॉइंट लिखने की क्या जरूरत? मुझे तो लगता है कि इनके वोट कट जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ। दिल्ली देखो, वहां रोमियो स्क्वाड का मतलब कुछ और है जो मतलब उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या है बेसिकली क्या है यार, वहाँ उनको लगता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी लड़की को डेट कर रहा है तो वो वाला चक्कर है वो। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो ऑफ कैमरा। ऑफ कैमरा के इस एपिसोड में हम लोग मुख्य तौर पे दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, दिल्ली चुनाव में किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को एक दिन पटकनी देती है, दूसरे दिन किसी दूसरे नैरेशन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पर चढ़ी हुई मिलती है राजनीतिक तौर पे। इस सब में कांग्रेस पार्टी कहाँ है? चुनाव के बाद अगर सीटें थोड़ी कम हुई आम आदमी पार्टी की तो क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बना पाएगी, क्या संभावना है? और दिल्ली में कुछ ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से लड़ रही है और अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ती है तो कैसे आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा और भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, ये सब कुछ आज के एपिसोड में बतियाते हैं। हमारे गेस्ट हमेशा की तरह है लोकमत समूह के जर्नलिस्ट आदेश रावल और आखिर में आपके सवाल भी हैं, उन सवालों के जवाब भी हैं। तो सुनते जाइए, पूरा एपिसोड देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपकी राय, आपके कमेंट्स लगातार पढ़ता हूं और यकीन मानिए उन राय को लेकर के विचार विमर्श चल रहा है। जल्द ही कुछ बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैसे सर? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। एक और हफ्ता ऑफ कैमरा का एक और एपिसोड। कैसा रहा आपका पिछला शो? बढ़िया था, बढ़िया था। लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, सलाह देते हैं, आलोचना करते हैं, जो भी करते हैं झोला भर के करते हैं। मैं देख के आया आज 388 के आसपास कमेंट्स थे और ये अच्छी बात है। इसका मतलब है कि दर्शक हमारी बात सुनते हैं, आपकी बात सुनते हैं। उनका जो आलोचना है हमें वो भी एक्सेप्ट है जी। जो उनके सुझाव है उन पे भी हम कोशिश करेंगे इम्प्लीमेंट करने की। बिल्कुल, क्योंकि फाइनली जनता ही जनार्दन है। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं। आलोचना हम झोली खोल के लेंगे, ऐसे दोनों हाथों से और लेते रहे। हम लोग तो लगातार हाँ, कमेंट्स पढ़ते हैं, उससे- जो लोग उससे- आलोचना करते हैं उससे नहीं उनकी भाग भी, रहे। और तारीफ तो हम लोग लेते ही हैं। तारीफ अच्छा लगता है। अच्छा, तारीफ किसे नहीं अच्छा लगता आदि जी? सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है। सबको, सही बात। प्रधानमंत्री से लेके और नीचे तक जहां मर्जी आ जाओ, सबको अच्छी लगती है। तारीफ आपको मोटिवेट करती है, वो बेसिकली एक तरह का मोटिवेशन है, मैं इसको ऐसे लेता हूँ। बिल्कुल। और आलोचना भी मुझे लगता है मोटिवेशन ही है, उससे भी आदमी सीखता है अगर वो सही है तो, सही तरीके से की गई है, अगर जायज है तो। जायज है तो आप इसी बात पे नाराज हो जाए, मतलब कोई ऐसी बात होगी जो मतलब उचित ना लगे, वो तो ठीक नहीं है। मतलब आप पर्सनल ना हो, आप हमारी बात का, आप हमारे ओपिनियन का, एनालिसिस का, ठीक है, खबर का, जानकारी का, उसका आप जो चाहे आपका उसके बारे में कहिए, वो ठीक है। व्यक्तिगत ना होइए बस, बाकी हमें कोई समस्या नहीं। अभी तक आपका जो पत्रकारिता का करियर रहा है उसमें कोई ऐसा मौका आया, हालांकि आप एक दो बार पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा कोई मौका आया कि आपने कोई बात लिखी या आपने कोई बात किसी शो में कही और कोई नेता बहुत नाराज हो गया, कोई मंत्री, विधायक या कोई भी नाराज हो गया और उसने आपसे कुछ कहा सुनी हुई, दोनों के बीच में कुछ बातचीत? नहीं, मैंने एक दो बार बताया था आपको, पहले शो में भी। एक बार एक आदमी का फोन आया, थोड़ा सा उसने टाइट होके बोला, तो मैंने कहा देखिए वैसा है, मैं आपकी दी रोटी खाता नहीं हूँ, आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी, कोई बात नहीं, आप अपने घर राजी, मैं अपने घर राजी, सब कह दिया था। दोबारा फोन नहीं आया मेरे पास, फोन नहीं आया। मैं दोबारा करना ही मत, मैंने ऐसे ही बोला। अगर आपकी मेरी दोस्ती है तो आप मुझसे नाराज हो सकते हो, आपके अधिकार है। हाँ, मेरी बात में कहीं आपको लगता है कि गलत है, जानकारी मैंने गलत दी है, खबर गलत लिखी है, तो आप मुझे बोलिए। खबर भी सही है, आवाज भी ऊंची कर रहे हो,
वो तो पॉसिबल नहीं है ना। वो संभव नहीं। हाँ, मैं आपको थोड़ी मैं आपको चेला हूँ, वो नहीं हूँ मैं। तो मैंने थोड़ा सा जवाब ऐसे को दे दिया था कि दोबारा मुझे फोन मत करना। अच्छा, पत्रकारों में और नेताओं में कई बार पीछे भी हमने देखा है कि कई मौकों पे कुछ नाम आए थे, अगर आपको याद हो। एक टेप कांड भी हुआ था जिसमें नाम आया था कुछ पत्रकारों का कि वो जो है वो राडिया टिप्स की बात कर हाँ, रहे हो राडिया आप? टेप की बात कर रहा हूँ, जिसमें वो ट्रांसफर पोस्टिंग भी करवा रहे हैं, मंत्री कौन से बनेंगे ये भी तय किया जा रहा है। तो पत्रकारों में खासतौर पे जो पत्रकार पॉलिटिकल बीट कवर करते हैं उनमें और नेताओं में कैसा संबंध होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब वो कितनी दूर तक जाएं ताकि वो लक्ष्मण रेखा न टूटे, ऐसा कुछ ध्यान में रहता है? पत्रकारों को लगता है कि नेता हमारा दोस्त हो गया। नेता आपसे दोस्ती नहीं करता, वो जिस ब्रांड में, जिस अखबार में, जिस चैनल में आप काम कर रहे होते हैं, वो आपको यूटिलाइज करता है। दोस्ती आपकी मेरी हो सकती है। हम मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं। एक नेता जिसकी जिसकी औकात है वो 1000 करोड़ का आदमी है, और एक पत्रकार जो 1 लाख की नौकरी कर रहा है, वो दोस्त कैसे हो सकते हैं? तो अब कोई ये कहे कि ये जो फलां नेता है ये मेरे दोस्त हैं, कोई जर्नलिस्ट ये कहे, तो मैं हमेशा उनको टोकता हूँ, मैं मत कहा करो ऐसा। तुम्हारा दोस्त कैसे हो जाएगा? वो तुम्हारा जानने वाला हो सकता है, वो तुम्हें रिकॉग्नाइज कर सकता है, तुम उसको जान सकते हो, वो आपको जान सकते हैं, पहचान रहे हैं, ठीक है, वो उतना सही है। अब एक आदमी 5000 करोड़ का, एक 500 करोड़ का, 100 करोड़ का, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं है ना। और आप संघर्ष कर रहे हो 1 लाख की नौकरी का, उसका पता नहीं वो कब तक है। तो दोस्ती हमेशा बराबर में होती है, बराबर में होती मैं इसको ऐसे देखता हूँ। है, बिल्कुल। और इतना ही गैप है एक नेता और पत्रकार की दोस्ती में, जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन कई बार वो चीज नेता, लोग भूल जाते हैं। हाँ, नेता जो होता है ना, जब वो संसद पहुंचता है, जब वो पार्टी का महासचिव बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, वो कितने लाख लोगों का मूर्ख बना के बनता है। और जो आजकल के जो हमारे साथी, मेरी बिरादरी के भाई हैं, उनको एडवाइस देते हैं, तो तुमसे मांग रहा है क्या एडवाइस? वो मांगे तो दो। उनको लगता है कि हंस के बात कर रहा है। अरे वो तुमसे हंस के नहीं बात कर रहा है, इस कंपनी में तुम काम कर रहे हो, वो उससे हंस के बात कर रहा है। जिस दिन तुम्हारे हाथ में माइक ना हो तब मुझसे बात कर लेना कि तुमसे कितनी बात करी उसने, तुम्हारा फोन उठाया नहीं उठाया उसने, तुम्हारे दुख सुख की बात की नहीं की उसने। तो इस मुगालते से पत्रकारों को बाहर आना चाहिए। बाहर आना चाहिए। चलिए, हम लोग भी इस टॉपिक से बाहर आते हैं आइए। और फोकस करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव पे। अब गिनती के दिन बचे हैं वोटिंग होने में, और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है हमले तेज हो रहे हैं, रैलियां एक के बाद एक हो रही हैं। दिल्ली में आज भी जब हम लोग की बातचीत कर रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली हुई है कई जगहों पे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैंप करके गए हैं। महाकुंभ में जो घटना हुई उसके बाद शायद अब उन्हें उत्तर प्रदेश रहना पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस चुनाव में, चूंकि आपने मुझे कहा है पिछले शो में हमारी बातचीत हुई कि अब आपके दोस्त बीजेपी में भी है, तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है कि अटैक करो, एकदम चढ़ के आम आदमी पार्टी पर अटैक करो, क्या लगता है सही रणनीति है? कैसी ये रणनीति बनी? क्या क्या देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी की रणनीति? देखिए, बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी चुनाव लड़ने की है वो ऐसी ही है। बीजेपी जो चुनाव लड़ती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से चुनाव लड़ती है, और वो रिजल्ट आने तक हार नहीं मानते। उनकी जो मशीनरी है ना काम करने की, और जिस हिसाब से वो चुनाव लड़ते हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन यहाँ मुकाबला बीजेपी का कांग्रेस पार्टी से नहीं है, यहाँ अरविंद केजरीवाल से है। अरविंद भी उतना ही ज़्यादा एग्रेसिव आम आदमी पार्टी का कैंपेन है। आप देखो, जितने हमले पीएम की तरफ से या गृह मंत्री की तरफ से या योगी जी की तरफ से किए जाते हैं, उसका तुरंत जवाब देते हैं अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं कि 6 घंटे बाद बयान जारी करेंगे, एक ड्राफ्ट बनेगा, फिर उसको ट्वीट कर देंगे, हो गया जी। ये ऐसे नहीं करते, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, जवाब देते हैं उसका, और फिर उनका सोशल मीडिया जो है उसको पूरा उसका प्रचार प्रसार करता है। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, जरा रमेश ड्राफ्ट बनाएंगे, डक 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 बना दिया 2 पेज का, उसको ट्वीट कर दिया, ये हमारा वक्तव्य है पीएम के भाषण पे। अब हम लोग बैठ के उसको पहले पढ़ें, उस 2 पेज के वक्तव्य को, फिर उसमें से एक लाइन की खबर निकालें और फिर उसको लिखें या टीवी पे चलाएं, जो भी पत्रकार जिस माध्यम में है। ये ऐसे ऐसे रिएक्शन जाता है राजनीति में। सही बात है। इतनी फास्ट दुनिया हो गई है ना। अब कई बार ये होता है कि आप कई बार सिर्फ रिएक्शन देते हो, ठीक है ना, आप एजेंडा सेट नहीं कर पाते, वो एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी जो है वो बीजेपी की टक्कर का आदमी है। तो आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांटे की लड़ाई हो रही है दिल्ली में? बिल्कुल ये कहा जाना चाहिए ना। बिल्कुल, दोनों एकदम एक दिन लगता है पट उपट वाला मामला है। आप देखो ना, जो भी इशू आता है, चाहे वो पूर्वांचल वोटरों का हो
जोर शोर से उठता है, यमुना के पानी का हो जोर शोर से उठता है, ठीक है, स्कूलों का हो जोर शोर से उठता है, बटोगे तो कटोगे वाला मैटर आएगा तो शिक्षा की बात करेंगे अरविंद केजरीवाल। तो बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है चुनाव में, क्योंकि मुकाबला अरविंद केजरीवाल से है। कांग्रेस से होता तो फिर कांग्रेस तो अपने स्टाइल से चुनाव लड़ती है, जो उनका स्टाइल है वो ये ठीक है। उस पर करेंगे बात। मुझे ये बताइए कि दिल्ली चुनाव में के वक्त अरविंद केजरीवाल खुल के चुनाव आयोग पे हमले कर रहे हैं। आज का उनका बयान है मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में कि वो रिटायरमेंट के बाद का सोच रहे हैं और इस तरीके से। तो ये हमले चुनाव आयोग पे खुल के हो रहे हैं। अब चुनाव आयोग की तरफ से भी मैं देख रहा हूं, जैसे कि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने शिकायत की थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पैसे बांट रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि हमारे पास सबूत नहीं है। लेकिन अभी यमुना में पानी जहर मिला हुआ आ रहा है, ये अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया। आज मैंने देखा कि चुनाव आयोग की तरफ से पहले सवाल पूछे गए, अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया। फिर मैं कहीं पढ़ रहा था कि ऐसा चुनाव आयोग ने कहा कि ये तो बहुत गंभीर आरोप है, तमाम चीजें हैं, इसका सबूत दीजिए, इसके सबूत दीजिए। तो क्या लगता है आपको, चुनाव आयोग जिस तरीके से अभी काम कर रहा है दिल्ली के चुनाव में, उससे क्या लग रहा है आपको इस संस्था के बारे में, या जो चीजें हो रही है? जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने की, इलेक्शन कमीशन ने की, डेट अनाउंस करने वाली अनाउंस की, तो उन्होंने कुछ सारे सवाल लिए, पुराने सवाल, और वो लिए मीडिया के साथियों के सामने। मीडिया के साथी ना ईवीएम के एक्सपर्ट नहीं है, कितना वोट बढ़ा कितना घटा कहाँ घटा वो उसके एक्सपर्ट नहीं है। इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए पहले तो मेरा एक खतरा है तो विश्वसनीयता को चुनाव आयोग की, आपको ऐसा लगता है? बताता हूँ मैं उस पर। अच्छा, खतरा कहीं नहीं है। खतरा क्या होता है? खतरा ये होता है कि इस देश की जनता में आपकी क्रेडिबिलिटी रहे, जनता आपका भरोसा करे, ठीक है। अगर मान लो कि विपक्षी कुछ पार्टियां सवाल उठा रही हैं, तो इलेक्शन अब उन पार्टियों का भी तो वोट है ना भाई। 35% वोट बीजेपी का है, 65 में तो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं। तो एक तबके में अगर आपके फंक्शनिंग को लेके शंका पैदा हो रही है, तो आपको एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए विज्ञान भवन में जिसमें पत्रकार ना बुलाएं, तो एक्सपर्ट्स बुलाएं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बुलाएं, एक्सपर्ट्स बुलाएं, कहा कि अब बताओ क्या करना है, दिखाओ हैक करके, हम जवाब देंगे इस बात का। ये इसलिए जरूरी है ताकि इलेक्शन कमीशन की जो क्रेडिबिलिटी हार्म हो रही है, बार बार दर्ज, मतलब हर चुनाव के बाद होती है, तो उसको रिस्टोर करने की आवश्यकता है। मैं मान लेता हूं कि बीजेपी के वोटर में ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे इस बात से भी आपत्ति है कि जब विपक्ष ये कहता है कि हम झारखंड जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हम महाराष्ट्र हारे तो ईवीएम में गड़बड़ी है। आप इतनी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, सब है, संसाधन है, आप एक्सपर्ट्स बुलाइए, आप रिसर्च कीजिए, आप डाटा इकट्ठा करिए, और आप एक बढ़िया सा सबूत दीजिए जनता को कि देखिए ये गड़बड़ी है। जब ये महाराष्ट्र हारे, इन्होंने कहा कि कुछ 76 लाख वोट बढ़ गए या बाद में पड़े, ऐसे डाटा दिया। एक डेलीगेशन गया चुनाव आयोग के पास और इन्होंने वहाँ पे अपनी बात रखी। एक वो बात बाहर नहीं आई, बट मैं बता देता हूँ आपको, प्लीज। तो चुनाव आयोग के जितने अफसर वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने ना इनके ऐसे जवाब दिए ना, ये सब चुप हो गए। इनके पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिए, तैयारी नहीं थी। क्यों जाते हो जब तैयारी नहीं, तो क्यों अपनी बेइज्जती करवानी है? सबूत इकट्ठे करो, सबसे पहले एक्सपर्ट्स को बुलाओ, क्या ये डुएबल है या नहीं है। सिर्फ आरोप लगा देना, झारखंड में तो ठीक थी, महाराष्ट्र में गलत थी, तो ये दोनों तरफ से करना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को भी और चुनाव आयोग को भी, ताकि इस देश की जनता का भरोसा इस सबसे बड़े संस्थान के ऊपर रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है लोकतंत्र में। मुझे लगता है कि अली जी, जैसे क्रिकेट का मैच होता है ना, दो टीमें खेल रही हो, अंपायर है, तो दर्शकों का भरोसा तो अंपायर पे हो, लेकिन जो दो मेन टीमें हैं जो खेल रही हैं, जो टीमें हैं जो खेल रही, उसका भरोसा भी अंपायर पे होना चाहिए कि भाई ये सही फैसला लेगा। तो अभी तक तो चुनाव आयोग पे ये आरोप लगता है चुनाव के बाद कि भाई ईवीएम हैक हो गया, नहीं हुआ, तमाम चीजें। दिल्ली चुनाव में नया आरोप लग रहा है ना, वो उसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल खुल के कह रहे हैं कि ये बीजेपी को मतलब बीजेपी के पक्ष से बोल रही है। ये चुनाव आयोग हमारे आरोपों पे चुप हो जाते हैं, बीजेपी के आरोपों पे एकदम तान देते हैं, तो ये तो नया आरोप है। ये फर्क है अरविंद केजरीवाल की राजनीति में और बाकी विपक्षी पार्टियों की राजनीति में।
अरविंद ये जानते हैं कि जब वो सीधा आरोप लगाएंगे तो इलेक्शन कमीशन बैकफुट पे आ गई। बैकफुट पे आएगा और अपने आप को सेव करने के लिए वो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन लेगा। वो अरविंद का ना वो स्ट्रैटेजी है, वो उसकी रणनीति का हिस्सा है, इसलिए वो डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर। वो जानते हैं कि अगर मैं डायरेक्ट नहीं लगाऊंगा ना तो कुछ नहीं होगा। अब ये बात तो सही है ना कि उन्होंने यमुना की बात करी और चुनाव आयोग का सबूत दो, है ना, ये बात सही। हाँ। सबूत ही मांगने चाहिए थे उनको। जैसे आपने सबूत मांगा पार्टी बन गए। तो अब अरविंद को ये बात या फिर जैसे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया तो बीजेपी से भी सबूत मांगना चाहिए था। मांगना चाहिए था, मैं वही कह रहा हूँ। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई पुलिस इंस्पेक्टर जांच कर रहा है किसी मर्डर केस की, है ना, तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ समस्या है क्रेडिबिलिटी की। तो चुनाव आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। अगर जनता का भरोसा इनसे उठ गया और भले ही कोई भी जीत जाए, जैसे आपको याद है अखिलेश ने कहा था, अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट के अंदर कि अगर मैं 80 सीट जीत जाऊं ना मैं तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करूंगा। हाँ, वो बड़ी बात थी, है ना, वो कहना तो वो होता है पॉलिटिकल स्टैंड। यानी एक नेता के विजन में क्लियरिटी है कि भाई ये तो गलत है, तो गलत है। 37 सीट आ गई मेरी, लेकिन मैं इसको गलती मानूंगा। तो इस तरह का स्टैंड लेना पड़ेगा विपक्षी पार्टियों को। मैं ऐसा सोचता हूँ उसके बारे में। जी, अभी तीनों पार्टियों ने, बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। हर चुनाव में ये एक ऐसा दस्तावेज है जो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लोग पढ़ते बहुत कम है इसको, मुझे लगता है, लेकिन पार्टियां जारी करती हैं। इनको देखने का मौका मिला तो कोई भी पार्टी जो कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी देने में पीछे नहीं है, है ना। मैं कहीं ट्विटर पे पढ़ रहा था, किसी ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल की मुफ्त की रेवड़ी के बदले बीजेपी पूरा हलवाई का दुकान लेकर के आ गई है। तो ले लो जो लेना है, सब कुछ सजा हुआ है, सब है, चाट लो, चाट लो। इसमें बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक और चीज मैंने देखी है कि जो उत्तर प्रदेश में रोमियो स्क्वाड है वो दिल्ली में बनाने की बात हो रही है। आपको लगती है इसकी जरूरत दिल्ली में? बकवास। तो क्यों लिखा? मुझे लगता है ये पॉइंट लिखने की क्या जरूरत? मुझे तो लगता है कि इनके वोट कट जाएंगे। मैं वही कह रहा हूँ। दिल्ली देखो, वहां रोमियो स्क्वाड का मतलब कुछ और है जो मतलब उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या है बेसिकली क्या है यार, वहाँ उनको लगता है कि अगर कोई मुस्लिम लड़का किसी लड़की को डेट कर रहा है तो वो वाला चक्कर है वो। अच्छा। दिल्ली जैसे शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, सबके अपने विचार हैं, सबकी अपनी आज़ादी है। यहाँ अगर आप ऐसी चीज़ करने की कोशिश करोगे तो आप 26 साल से नहीं आए, आप 26 साल और नहीं आओगे। ये वैसा शहर नहीं है भाई। हर लड़की की, हर लड़के के अपने एक विचार है यहाँ। उनकी एक विचारधारा है, उनकी एक सोच है, उनके कुछ आइडल हैं, कुछ पसंद हैं, कुछ नापसंद है। आप उनको नहीं बांध सकते इन चीजों में। दिल्ली पूरा कोई ग्रामीण कैपिटल थोड़ी है। यहां से आप देश की सोच तय कर रहे हो और वहां आप रोमियो स्क्वाड लेके आओगे, क्या है यार ये। मतलब ये दिखाता है कि कितनी बैंक्रप्सी है जो जिस बंदे ने मैनिफेस्टो बनाया आइडियाज की। पूरी तैयारी नहीं है, आइडियाज ही नहीं इनके पास, आइडियाज नहीं है। ये कहते हैं कि हम सिक्योरिटी देंगे जो भी कपल घूम रहे हैं, जिन जिन पार्क्स में घूम रहे हैं, ये तो नहीं कहा उन्होंने। प्रोग्रेसिव चीजें होनी चाहिए समाज में। हर बच्चे को, हर माँ बाप को पता है कि उनका क्या भला है क्या बुरा है। आजकल के जो युवा हैं वो बेवकूफ नहीं है, उनको पता है उनको क्या चाहिए। सही बात। तो जब तक आप प्रोग्रेसिव कोई चीज मैनिफेस्टो या प्रोग्रेसिव प्लान, प्रोग्रेसिव 5th ईयर प्लान नहीं दोगे ना, या बजट नहीं दोगे ना, तो कोई नहीं आपसे जुड़ेगा। तो मुझे लगता है ये इनकी गलती है। ये यहाँ पे चूक हो गई, मुझे भी ऐसा लगता है। वो पढ़ करके वो जिसने भी जिसका आइडिया था ना ये या तो वो बीजेपी के साथ नहीं है साथ होके भी साथ नहीं है। हाँ, अंदर से कुछ लोग होते हैं ना, मतलब इनको ठीक करना है आपकी बात ऐसा लग रहा है मेरे को। अच्छा, एक दूसरी चीज और जो इस बार देखने को मिल रही है वो ये मिल रही है कि जैसे हमने पहले भी बातचीत की थी कि भारतीय जनता पार्टी बाकी राज्यों में तो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ती है, बाकी पार्टियां उसको फॉलो करती है। ये पिछली बार मैंने सवाल किया था, इस बार भी कर रहा हूं। उसके पीछे रीजन ये है, मैं ये समझना चाहता हूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, मैनिफेस्टो से लेकर के जितने बड़े होर्डिंग्स लगे हैं सब में एक ही चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है। तो दिल्ली में चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। अगर
मान लीजिए कि रिजल्ट वैसा नहीं होता है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है, तो चुनाव हारने का किस पे जाएगा? नड्डा जी की फोटो लगा देंगे जब रिजल्ट आ रहा होगा और उसमें वेरिएशन आएगा नंबर में ना, तो फिर टीवी पे नड्डा जी की फोटो आ जाएगी, फिर कहेंगे बीजेपी हारी। देखो एक बात समझो, 70 सीटें हैं, 70 में से 12 सीटें रिजर्व हैं, वहाँ भाजपा कुछ नहीं है। 8 सीटें माइनॉरिटीज़ की हैं, मुसलमानों की हैं, वहां भी कुछ नहीं। वहाँ भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस ज्यादा काट लेती है बताता और हूँ उस पर बाद में आएंगे। अच्छा, अभी ठीक है। बीजेपी की बात हाँ, करते हैं। ठीक है। 50 सीटों पे आगे, 12 और 8 20 माइनस, तो बीजेपी कुल मिला के चुनाव लड़ रही है 50 सीटों 50 सीटों पे। 50 में से 14 टिकटें दी हैं बाहर के लोगों को। वहां इनका जो कार्डर है वो इनसे नाराज है। कितनी बची 50 में से? 14 गई 36। अब 36 में क्या हम ये मान लें कि बीजेपी का 100% स्ट्राइक रेट होगा? दूसरा, आपके पास लोकल नेता नहीं है। बीजेपी पता क्यों हारती दिल्ली में? इनके पास लीडरशिप क्राइसिस है और किसी को डेवलप नहीं होने देते। हर चुनाव में एक बंदा लेके आते हैं, इस बार तो वो भी नहीं लाए। इस बार तो कई बंदे हैं। हाँ, नहीं कई चेहरे हैं, मतलब लोकल कोई नहीं है। जो बेचारा वो बीजेपी का अध्यक्ष है, उसका मुझे नाम भी नहीं पता, सचदेव जो भी है सचदेव आदमी। हाँ, कहाँ है वो? कम से कम देवेंद्र यादव को लोग जान तो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, फॉर्मर विधायक है। तो वो अगर अपने आप 7 के 7 सांसद जीत रहे हो 3 टर्म से, और आपके यहाँ लीडरशिप नहीं है, इसलिए बीजेपी हारती है। मनोज तिवारी को कैसे देखते हैं भाई? मतलब बतौर नेता आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बताऊंगा। जब उनकी पार्टी नहीं देख पा रही उनको 3 टर्म से, हम क्या देखेंगे? लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो देखी पार्टी ना, सारे टिकट कट गए इनका। अभी हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। तीसरी बार सांसद है वो दिल्ली से। 3 टर्म चुनाव विधानसभा भी हो चुके हैं। तो जब उनकी पार्टी को नहीं लग रहा है कि वो इस काबिल है या नहीं है, तो उनके बारे में हम क्या कमेंट करें? तो अगर उनको लगता, तो देखिए बीजेपी ना बहुत समझदार पार्टी है। कैसे? वो अभी तक जो बातें हमने की उससे तो नहीं लग रहा है कि हाँ, दिल्ली चुनाव वो हाँ, समझदारी हाँ। से लड़ रहे हैं। उनके लिए व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनको आदमी का यूज करना आता है। और जो दिल्ली में 7 सीट आई ना, वो वोट मनोज तिवारी का नहीं है, वो वोट नरेंद्र मोदी का है। ये तो सही बात है। मुझे देते तो मैं जीत जाऊंगा मैं जीत गया होता। आपको देते आप जीत जाते, आप भी कहते हैं पूर्वांचली भैया हम हैं, कहते ना। तो इसमें कुछ नहीं है। ये तो ये ना रामायण की तरह है। रामायण जब होती है ना, जिसको मुकुट लगाया वो भगवान राम, जिसको पूंछ लगाई वो हनुमान। राजनीति यही तो है। कुछ मायनों में कह सकते हैं ये। हाँ, ये संसद का जो जितना भी सांसद बनते हैं, वो वोट किसी व्यक्ति का नहीं है, वो नरेंद्र मोदी का वोट है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल है। तो अभी ऑफ कैमरा का जो अगला एपिसोड आएगा, तो शायद हम लोग तब बात करेंगे जब वोटिंग हो चुकी होगी दिल्ली में। ओके। तो अभी क्या आपका आकलन है? मतलब सीटों पे मैं नहीं जाना चाहता हूं, हालांकि आपने बता ही दिया है, लेकिन कांग्रेस कितना बेहतर करेगी इस चुनाव में? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जितना बेहतर करेगी, जितना भी बेहतर करेगी, आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। ओवैसी 2 सीटों पे मेरे ख्याल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कैंडिडेट जितना बेहतर करेंगे आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को बेहतर परिणाम के लिए कांग्रेस और ओवैसी का सहारा है? ओवैसी का कोई सहारा नहीं है। इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी बैंक कर रही थी मुसलमान और दलित वोट बैंक के ऊपर। जब अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस मिल गए हैं, तो मुसलमान में ये संदेश गया कि बीजेपी को जो हराएगा हम उसको वोट देंगे, और वो अरविंद केजरीवाल है। तो मुझे लगता है मुसलमानों का जो मेजर चंक है वो अरविंद केजरीवाल के पास जाएगा। अब बचा दलित। तो अब मैं आता हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस का क्या हिसाब है। वो कुछ सीटें गिनवाता हूँ। देवेंद्र यादव अध्यक्ष, अनिल चौधरी पूर्व अध्यक्ष, रोहित चौधरी नांगलोई से हैं, और अभिषेक दत्त, रागनी नायक, राज लिलोठिया एक सीट बदरपुर, और अलका लांबा जंगपुरा सीट, संदीप दीक्षित, ऐसे ही बवाना। ऐसे जब आप सीटें जोड़ोगे ना, तो करीब करीब 15-16 सीट बैठती हैं जहां कांग्रेस पार्टी स्ट्रांगली चुनाव लड़ रही है, फाइट में है मतलब। ठीक है। नहीं, अब इस बात आता हूँ उस बात पे। अच्छा, सॉरी।
अब जैसे पटपड़गंज सीट है अनिल चौधरी की, अगर मुसलमान वोट कांग्रेस पार्टी को आ जाए तो अनिल चौधरी एमएलए बन जाएंगे, कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी, वो आ नहीं रहा। तो जितना भी वोट अनिल को जाएगा ना, वो जाएगा आम आदमी पार्टी का, और वहां बीजेपी निकल जाएगी। ठीक है, उसके बावजूद भी बीजेपी जीत नहीं रही है चुनाव, लेकिन लगभग 12 से 15 सीट ऐसी हैं जो बहुत क्लोज है, जिसका जो मार्जिन है इतना क्लोज चल रहा है वो कि वहां कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस पार्टी आज की डेट में 8 से 10% वोट शेयर पे है, यानी 4.5 से बढ़ के 10 तक आई है। अब अगर वो 10 से ऊपर जाती है तो खतरे की घंटी है केजरीवाल के लिए, अगर 10 से नीचे रहती है तो बहुत सुखद समाचार है अरविंद केजरीवाल के लिए। ये मैंने आपको बड़ा बहुत ही सिंपल वैज्ञानिक मतलब तरीका अपनाते हुए आपने हाँ, आसानी से और सिंपल तरीके से और बता सीट दिया। वाइज, हाँ बिल्कुल डिटेल में। लेकिन अगर मैंने कल राहुल गांधी का भाषण सुना, हाँ उनका भाषण आसपास घूम रहा था मुस्लिम वोट के और दलित वोट के। वो कह रहे थे कि उनका कहने का मतलब ये था कि जब 2020 में शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था तो अरविंद केजरीवाल आपसे मिलने नहीं आए, हम थे जो हमने आपकी आवाज उठाई। यानी अगर मुसलमान और दलित वोट कांग्रेस पार्टी को आ गया तो मुझे लगता है कि फिर अरविंद केजरीवाल को बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन अगर मुस्लिम वोट, जिसकी संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है कि वो जाएगा अरविंद केजरीवाल के पास, तो उस स्थिति में मामला बीजेपी का गड़बड़ है। आपने एक और ट्वीट किया, एक और पोस्ट किया जिसमें अपने राहुल गांधी के भाषण का जिक्र किया और आपने कहा कि इससे साफ हो गया है कि अब राहुल गांधी की राजनीतिक दुश्मनी अरविंद केजरीवाल से है और तमाम चीजें। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ कि लोगों का जो एक जो चल रही है बात हवा में कि अगर दिल्ली चुनाव में कांग्रेस भी थोड़ा बहुत अच्छा करती है, आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत कम करती है और जरूरत पड़ती है दोनों पार्टियों को मिलने का सरकार बनाने के लिए, तो दोनों मिल जाएंगी, इसकी संभावना आप देखते हैं? राजनीति में कुछ भी राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, और राजनीति गेम ही संभावनाओं का है। ठीक है, लेकिन मुझे इस इलेक्शन में कोई फ्रैक्चर मैंडेट नहीं लग रहा, आता हुआ नहीं दिख रहा, और ना ही कांग्रेस पार्टी कोई ऐसी पोजीशन में है कि वो 5, 7, 10 सीट ले आएगी ताकि चुनाव जो त्रिकोणीय हो जाए, मुझे वैसा नहीं लग रहा। कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में है कि वो कुछ भी करके आम आदमी पार्टी को हराना चाहती है। वो तब हरा पाएगी जब उसका वोट शेयर 8% से 15 के बीच में कहीं स्टक करेगा, मतलब 8% में भी हरा नहीं पाएगी। राहुल गांधी लगभग एक हफ्ते तक उनको रैली नहीं की। हाँ पिछली बार आपने बताया था कि बीमार पड़ गए थे। बीमार है वो, लेकिन आप तो रैलियां कर रहे हैं ना? अब 27 तारीख को गए थे मध्य प्रदेश के मऊ में, रैली थी जय संविधान जय बापू, वो है मेरे आगे। हाँ, तो उस रैली के बाद 28 तारीख को उन्होंने दिल्ली का कैंपेन फिर से स्टार्ट किया है, और उनके भाषण पे उनके भाषण का जो पूरा फोकस था वो अरविंद केजरीवाल था। इन बिटवीन तब ना हवा उड़ी कि शायद अरविंद केजरीवाल की हेल्प करना चाहते हैं राहुल गांधी, इसलिए घर बैठ गए। हाँ। ठीक है, इसलिए मैंने वो ट्वीट किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी अपने नेताओं की बात से कन्विंस्ड है कि नहीं, हमें अरविंद केजरीवाल को हराना है, और सत्तारूढ़ पार्टी ही कांग्रेस पार्टी की दुश्मन है, क्योंकि उनका जो अटैक था वो बहुत शार्प था, और उन्होंने पहली बार जिक्र किया शीश महल का और शराब घोटाले का, जबकि राहुल गांधी ने ही, जब अरविंद को अरेस्ट किया गया था लोकसभा चुनाव से पहले, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था बिल्कुल, और कंडेम किया था इस बात को। जो रामलीला मैदान में रैली हुई थी, हाँ, उसमें पूरी गांधी फैमिली गई थी। हाँ हाँ बिल्कुल, खड़गे साहब भी थे। हाँ हाँ, और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब थे। और आज देखो राजनीति मैंने कहा ना संभावनाओं खेल है। आज क्या हो रहा है, 6 महीने पहले क्या हो रहा था, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने वो कहा था कि वो जो शार्प अटैक था ना, वो इसलिए नहीं था कि वो घर बैठे हुए थे या करना नहीं चाहते थे, वो किसी और कारण से था। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया और हम लोग राहुल गांधी पे बातचीत कर रहे हैं। पिछली बार आपने कहा था कि बीमार हो गए हैं और आए, और अभी आपने पूरा बताया। पिछली बार भी ये बात मेरे जहन में नहीं उतरी थी, हालांकि आपने कहा था कि नहीं वाकई बीमार हैं, तमाम चीज़ें हैं।
अभी वो जिस तरीके से सक्रिय हैं और जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं, तो पिछले एक हफ्ते में कुछ बदला है, कुछ हुआ है क्या अंदर खाने, कुछ कोई See, कहानी दिख रही है मुझे यहाँ। बीमार तो थे, ठीक है, ये बात सही है, चलिए। लेकिन इतने नहीं थे कि रैली ना कर सके। उस बीमार होने से पहले एक मीटिंग हुई थी, जो मैंने लास्ट टाइम से जिक्र किया था, उस मीटिंग का जूम मीटिंग थी, हाँ हाँ, वो आपने जिसमें बताया। राहुल गांधी ने लॉग आउट कर लिया था खुद को। हम्म, वो इस बात से खफा थे कि यार ये लोग, हमारे हमारे पार्टी के लोग मेरी पदयात्रा का प्लान नहीं दे पा रहे हैं, इनकी जो तैयारी है वो बहुत खराब है। उस बात से खफा थे। वो इस बात से खफा नहीं थे कि अरविंद को जितवाना है। वो बात बहुत फ्लोट हुई इस पिछले एक हफ्ते के अंदर, वैसी कोई बात नहीं थी। राहुल गांधी इस बात से अच्छे से इस बात को मानते हैं कि नहीं, हमें अपना वोट बैंक वापस चाहिए जो अरविंद केजरीवाल के पास है। लेकिन पार्टी की जो तैयारियां थी वो उस बात से खफा थे। तो जो 7 दिन लगा सकता है, उसमें थोड़ा पहले से वो और काम करते, उस टाइम पे यात्रा करना चाहते थे, वही प्लान बना नहीं पाए। तो इस तरीके से अगर राहुल गांधी नाराज होने लगे तो दिल्ली कांग्रेस को लेकर के हो, उनको तो कांग्रेस के हर राज्य इकाई से नाराज होना पड़ेगा, पूरे कांग्रेस से ही नाराज हो जाना पड़ेगा। अभी तो यही चुनाव है ना, तो अभी तो यही होंगे ना। नहीं, लेकिन मैं बड़े लेवल पे ये बात पूछ रहा हूं। बाकी राज्यों में से दिक्कत नहीं आई। जैसे अभी हरियाणा में इलेक्शन था, उन्होंने कहा कि मुझे एक यात्रा निकालनी है अपनी, नारायणगढ़ से लेकर कुरुक्षेत्र तक, 2 डिस्ट्रिक्ट और करीब करीब 6-7 विधानसभा थी, और वो बीजेपी का गढ़ था, और उस इलाके में कांग्रेस को फायदा भी हुआ, और उनकी यात्रा वहां से निकली जैसे प्लान हुआ। यहाँ जो पदयात्रा निकालना चाहते थे, ये वही सीट है जिनकी मैं जिक्र कर रहा था अभी, 15-16 सीट जो है वो उन्हीं में चाहते थे यात्रा निकालना, कि मैं इन इलाकों से निकल जाऊं ताकि कांग्रेस पार्टी को फायदा हो, जो हमारा वोट बैंक गया था वो वापस आए, जो गरीब तबका है, जो दलित वोट बैंक है, जो झोपड़ी का वोट है, ये सब कांग्रेस पार्टी का वोट हुआ करता था। तो वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ प्लानिंग, वो सब जो भी चीजें हुई, को काफी इंटरनल मैटर है वो, मैं उस पर ज्यादा प्रकाश डालना नहीं चाहता। संसद का बजट सत्र का जो पहला हिस्सा है वो शुरू हो चुका है ना, और राष्ट्रपति का अभिभाषण हो चुका है जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं। ये जो सत्र है, इसमें बजट पेश होगा, बजट पे चर्चा होगी। पिछला सत्र तो बहुत ही हंगामेदार था, कुछ भी कायदे का नहीं हो पाया, सिर्फ हंगामा हुआ। इस बार पता है कि एक बात अच्छी क्या है, हाँ, बजट से पहले अडानी की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। हाँ, तो हिंडनबर्ग का ही डब्बा गोल हो गया। हाँ, डब्बा गोल हो गया, कोई और नया हिंडनबर्ग पैदा हो जाएगा, इसमें क्या है। हाँ, ऐसी रिपोर्ट्स पिछले कई सालों से। हिंडनबर्ग का बंद होना कांग्रेस के लिए सेटबैक तो है। नहीं, कोई सेटबैक नहीं। पूरा एक नरेशन आपने खड़ा किया उस पे। कुछ रिपोर्ट्स फाइनेंशियल टाइम्स में भी आई थी। देखो, मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा, जब हमने शुरू किया, पत्रकार और नेता की बात मैंने शुरू करी है ना, वो यहाँ भी अप्लाई होती है। क्यों? द हिंदू ने रफेल खूब छापा, जितनी भी डेवलपमेंट्स आए रफेल के ऊपर, किसने छापे? वो द हिंदू ने छापे। उसके बाद स्टोरीज आई, फाइनेंशियल टाइम्स में आई। जो बड़ी स्टोरीज हो रही हैं सत्ता के खिलाफ हिंदुस्तान में, वो विदेशी मीडिया में छप रही है। हिंदुस्तान उनमें से एक था। तो इसमें क्या है, कोई नया नया पैदा हो जाएगा, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और आगे जो सत्र संसद का शुरू होगा, रिजल्ट आ जाएगा, तमाम चीज़ हो जाएंगी, फैसला हो जाएगा कि क्या हुआ। एक सवाल मेरा ये है कि ये भी चर्चा चल रही है कि भाई, जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आखिर तक चुनाव लड़ती है, जिससे नतीजे ना आ जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि नतीजा आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, मतलब चुनाव मोड में रहती है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए, चूंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, हमें नहीं पता दिल्ली के वोटर कैसे वोट करने वाले हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी सीटें ले आती है, अरविंद केजरीवाल जो बहुमत का आंकड़ा है उसे थोड़ा बहुत ही ऊपर रहते हैं, क्या होगा वैसी स्थिति में? क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने देगी आम आदमी पार्टी को? अगर अरविंद केजरीवाल 35 से 45 के बीच में आंकड़ा पे रहते हैं, शपथ नहीं हो पाएगी। शपथ नहीं हो पाएगी, सरकार बीजेपी की बनेगी। कैसे? मतलब कुछ कभी चाहेंगे जनता ना कि थोड़ा सा कभी। जनता को सब पता है, जनता हमसे ज्यादा समझदार है। सब मामला, लोकतंत्र की दुहाई देते हुए सब होगा, सब मामला तैयार है। तैयार है। देखिए यार, ये जो नेता होते हैं ना, इनकी कमजोर कड़ियां तो होती ही हैं
किसी के इनकम टैक्स में है, किसी की सीबीआई में है, किसी की ईडी में है, और जिसकी नहीं है उसकी बना देंगे। अभी मेरा एक जानने मेरा वाला मेरा मोटा मोटा मानना है 50 सीट चाहिए अरविंद केजरीवाल को सीएम बनने के लिए, जो कि मुझे आती हुई मुश्किल लग रही है। मुश्किल लग रही है आपको? ये बहुत दिलचस्प बात है। 50 सीटें आती हुई आपको मुश्किल दिख रही हैं, और उससे कम अगर आए तो सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। बनना मुश्किल हो जाएगा, एक तरफ को एक तरफ खाई। दो-धारी तलवार वाला मामला है। मेरा एक और अगर कांग्रेस पार्टी को थोड़ा वोट डंका पड़ गया फिर और मुश्किल हो जाएगी। मेरा एक जानने वाला भी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से मिलकर के आया, इंटरव्यू के लिए गया, और वहां भी जो ऑफ कैमरा बातचीत हुई उसके बिना पे उसने ऑफ कैमरा ऑन रिकॉर्ड, हाँ, ऑफ कैमरा ऑन रिकॉर्ड जो बातचीत हुई, उसने मुझे कॉल करके कहा कि बहुत मुश्किल है, बीजेपी की पूरी तैयारी है चुनाव बाद की, मतलब जो अभी जिस पर मैं तो नहीं मिल के आया ना। हाँ, मैं तो पहले बता दिया आपको। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आप भी कह रहे हैं, वो भी कह रहा है, जो मिल करके आया, तो मिल के आया तो कुछ बातें ऐसी हुई होंगी ना जिसके आधार पर वो कह रहा होगा। मुझे नहीं पता डिटेल में क्या बात। मैं तो किससे मिल के नहीं आया, मैं आपको बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये बड़ी बात है। 50 आ नहीं रही, कम आई तो सरकार बन नहीं पाएगी। देखते हैं जनता क्या तय करेगी। चलिए, दिल्ली की जनता पे छोड़ते हैं, दिल्ली से बाहर निकलते हैं। मैंने आपका एक और ट्वीट देखा, जैसा आपने कहा कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी थे, संविधान यात्रा ही थी ना, संविधान सभा, जय संविधान, जय बापू, जय भीम, अच्छा, रैली का नाम रखा गया है। हाँ, इसकी पहली रैली हुई थी बेलगावी में, उसके बाद दूसरी रैली मध्य प्रदेश के मऊ में हुई। तो वहां मंच पे क्या हुआ? आपने लिखा कि राहुल गांधी ने किसी बड़े नेता का नाम नहीं लिया, नाम तो जीतू पटवारी का भी नहीं लिया कि जीतू पटवारी राहुल गांधी के कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, घूम गया पूरा मामला। जीतू पटवारी जब मध्य प्रदेश चुनाव हारे कमलनाथ के नेतृत्व में, तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि मुझे नई लीडरशिप चाहिए, और तब रणदीप सिंह सुरजेवाला वहाँ के इंचार्ज होते थे, और उन्होंने बगैर कमलनाथ की बात की है, क्योंकि उनको ऑथोराइज किया गया हाईकमांड की तरफ से जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष चुन दिया। और क्योंकि वो जानते हैं कि कमलनाथ बहुत बड़े आदमी हैं और उनका प्रभाव बहुत तगड़ा है, तो उन्होंने ये काम करने के बाद मध्य प्रदेश स्टेट भी छोड़ दिया, और वो स्टेट दे दिया गया भाऊ जितेंद्र सिंह को। तो अब ये जो रैली हुई, इससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके पीछे कहानी है। प्लीज प्लीज। कुछ दिन पहले एक फोटो आई जिसमें राहुल गांधी और कमलनाथ थे। हाँ, याद है, हम लोगों ने बात भी की थी, मिलने गए थे, फोटो शेयर हुई थी। हाँ, दरअसल वो दो फोटो थी, प्रियंका गांधी और कमलनाथ की, राहुल गांधी और कमलनाथ की। अच्छा, लेकिन शेयर की गई कौन सी? राहुल गांधी और कमलनाथ की। क्योंकि कमलनाथ की जो बीजेपी जाने की खबर थी, उसके बाद ये पहली तस्वीर आई थी, और वो राहुल गांधी से टाइम मांग रहे थे, उनको दे नहीं रहे थे। तो क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट प्रियंका गांधी करती हैं, तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों घर गए कमलनाथ के, जो ल्यूटेंस में ही है, वहाँ की वो तस्वीर थी। अब राहुल गांधी ने मंच से नाम नहीं लिया, ना दिग्विजय सिंह का और ना कमलनाथ का। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह से कुछ ज़्यादा उनकी नाराज़गी नहीं है, क्योंकि दिग्विजय ना कभी भी पार्टी के खिलाफ कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया कि जिसको लेके उनको कहा कि आप चुनाव लड़िए, भोपाल से लड़िए, आप लड़िए, आप राजगढ़ से लड़िए, आप वहां से लड़े, हार की कोई बात नहीं। पार्टी के बयानों से कई बार पार्टी को मुश्किल हुई, लेकिन कोई बात नहीं, बयान इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन आप पार्टी छोड़ के जा रहे थे, आपने कांग्रेस पार्टी को हरवा दिया मध्य प्रदेश के चुनाव में। उसके आरोप हैं, उसके प्रमाण हैं, सब कुछ है। ऐसा आरोप दिग्विजय सिंह पे नहीं है। लेकिन जब आपको ये तय करना पड़ा कि मैं इनके नाम नहीं लूंगा, तो हो सकता है दिग्विजय सिंह का नाम उसमें डाल दिया गया हो। अच्छा, हाँ, लेकिन मेन जो इशारा था वो था टुवर्ड्स कमलनाथ। कमलनाथ के बड़े मजबूत रिश्ते हैं, मतलब गांधी फैमिली के साथ, सोनिया गांधी के साथ। लेकिन क्योंकि ये दो घटनाएं ऐसी घटी हैं कि वो भाजपा जा रहे थे, और भाजपा की जो सिख लॉबी है नेताओं की, उन्होंने विरोध किया उस बात का, और वो जाते जाते काम रुक गया। और सबको पता है कि कमलनाथ बहुत नजदीकी मित्र हैं गौतम अडानी के। अच्छा, बहुत नजदीकी मित्र हैं, हर कॉर्पोरेट हाउस के वो नजदीकी मित्र हैं। ये मित्रताएं बहुत दिलचस्प होती हैं, नहीं? यही होती हैं जो होती हैं, यही होती हैं जो बाकी समूह है। अच्छा, हरियाणा चुनाव में जो जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद हम लोग कई एपिसोड में बातचीत कर चुके हैं कि वहाँ कुछ नहीं होगा, कमेटी बनी, उसका रिपोर्ट नहीं। आपने लिखा कि रिपोर्ट आ गई है, तो उस पर चर्चा कब होगी? रिपोर्टें आती हैं, चर्चाएं नहीं होती।
और ये तो खुशकिस्मत है इस टाइम कांग्रेस पार्टी की, उसने रिपोर्ट के लिए मतलब सौंप दी, नहीं तो सालों लग जाते हैं रिपोर्ट आने में कांग्रेस पार्टी में। है? हाँ, 2014 की हार के बाद एंटनी कमेटी की रिपोर्ट कई साल बाद आई थी, तो रिपोर्ट आ गई है, उसमें उन्होंने कहा है कि टिकटों का वितरण गलत हुआ है, दलित वोट बैंक छिटक गया, और एक कारण कोई और था। मैं आपको ना इसमें इतना कह सकता हूँ कि इसमें दो लोग थे, भूपेश बघेल, हरीश चौधरी, और उधर भूपेंद्र हुड्डा है। भूपेश बघेल और भूपेंद्र हुड्डा गांधी परिवार के एक सदस्य के, किसी एक सदस्य के बहुत क्लोज हैं। अच्छा, ठीक है, तीन ही सदस्य हैं। तीन में से एक सदस्य के हाँ। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री बहुत क्लोज हैं। अच्छा, सोनिया गांधी के। छोड़ दो ना उसको, ठीक है। जब मैं नाम नहीं ले रहा हूं तो इसका मतलब नहीं ले पा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं रिपोर्ट में, ना कारण है, और कारण किन कारणों से नहीं है वो मैंने बता दिया आपको, इतने कह सकते हैं। चलिए, इस बातचीत के आखिरी दौर में अपने दर्शकों को कुछ सवाल ले लेते हैं हमेशा की तरह। राकेश हैं, राकेश भास्कर, वो कह रहे हैं आदेश सर, आपने पिछली बार एनसीपी और शिवसेना के बारे में कुछ कहा था, है ना, और ये भी बात हुई थी कि मकर संक्रांति के बाद कुछ होगा, वहां क्या सीन चल रहा है अभी, प्लीज शेयर करिए। मुझे लगता है ये जो दो पार्ट है एनसीपी के, सुप्रिया सुले और अजीत पवार, ये जल्दी ही मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, और कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रिया सुले केंद्रीय मंत्री बन जाए। अच्छा, सुप्रिया ने किसी को मैसेज किया है, अपने किसी मित्र को, कि जल्दी हो जाएगा। अच्छा, चलिए देखिए कितने अंदर की बात है। प्रदीप हैं, प्रदीप पूछ रहे हैं कि आदेश जी, सुरजेवाला, रणदीप सुरजेवाला का कांग्रेस में क्या भविष्य है, हो सके तो वीडियो रणदीप सुरजेवाला पर भी बनाएं। ऐसे तो हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन आप जवाब दे दीजिए, सुरजेवाला का क्या भविष्य, क्या कर रहे हैं आजकल वो? देखिए, 10 साल मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, उससे पहले वर्किंग प्रेसिडेंट रहे प्रदेश कमेटी के, अभी उसके बाद मीडिया के इंचार्ज बने, लंबे समय तक, लगभग 6.5-7 साल रहे, और बहुत नज़दीकी थे राहुल गांधी को उस टाइम पे, और अभी वो कर्नाटका के इंचार्ज हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, और जो दो बड़े स्टेट कांग्रेस पार्टी के पास है उनमें से एक रूलिंग स्टेट के वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, जो कि कर्नाटका है, महत्वपूर्ण स्टेट है बहुत, CWC के मेंबर हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, और इससे बेहतर भविष्य क्या होगा? अब मुझे नहीं पता ये भविष्य का क्या मतलब, 56-57 साल की उम्र में इतना बड़ा पोर्टफोलियो है आपका, कि आप वर्किंग कमेटी में भी हो, आप राज्यसभा सांसद भी हो, आप 10 साल मंत्री भी रह लिए, आप मीडिया इंचार्ज भी रह लिए। ठीक है, अब कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं लगता मुझे कोई जाट बन सकता है। ठीक है, अब बचे दो पद, एक हरियाणा के मुख्यमंत्री का और एक देश के प्रधानमंत्री का। हाँ। ये भाग्य से मिलते हैं, कुंडली में अगर होगा तो मिल जाएगा। चलिए, आशीष मिश्रा हैं, और ये सवाल नहीं है, ये मेरे लिए हिदायत है जो कभी कभी हमारे दर्शक देते हैं, मैं मान लेता हूँ आशीष भाई आपकी बात। वो कह रहे हैं कि आप आदेश सर की बात पूरी होने दीजिए प्लीज, आदेश सर से बात करिए प्लीज, उन्हें उनसे क्वेश्चन आंसर पे फोकस मत करिए। देख रहे हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे आपसे सिर्फ बात करनी है, मसाला अपने आप आपसे निकलता है, इसका मतलब ये है ना, जनता का ऑर्डर मानो भाई। हाँ, नहीं मैं मान लिया, मैंने रिकॉर्ड कर लिया, और मैं ध्यान रखता हूँ, लेकिन कभी कभी फ्लो में चीजें निकल जाती हैं, मैं ज्यादा टोका टोकी करने लगता हूँ, अगली बार से ध्यान रखेंगे। अंकेश हैं, वो कह रहे हैं आपकी वजह से असल मुद्दों को जानने में आसानी होती है, ये बात मानना पड़ेगा कि केजरीवाल अपने मोदी जी से भी बहुत आगे हैं, जब से बीजेपी आई है तब से फ्रीवीज का चलन बढ़ा है, मुझे ये डर लग रहा है कि एक दिन इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो जाए, इसे रोकना होगा, इसको लेकर सामाजिक संगठनों को, लोगों को जागरूक करना होगा। ये सही में ये रुकेगा कैसे, आपको रुकता हुआ दिख रहा है? हम तो लगातार बोल रहे हैं इन चीजों के बारे में, आप हर शो में कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये नहीं रुक सकता, अब नहीं रुक सकता, मुझे लग रहा। जब आप जनता को अपने पे इतना डिपेंड कर लोगे ना, कि वो असली मुद्दे सोच ही ना पाए और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए सरकार की तरफ मुंह उठा के देखेगी ना, तो आपको सत्ता से कोई नहीं हटा सकता। मनमोहन सिंह ने क्या गलती करी पता है? 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। जब वो बाहर निकले तो फिर वो अंग्रेजी बोलने लगे,
करप्ट उनकी उनकी और इच्छाएं हो गई और तमाम चीजें। क्या होता है फ्रीबीज में, एक प्रॉब्लम ये होती है कि आपने मुझे ये कप दे दिया, हम्म, ये तो मेरा हो गया, आगे क्या, जग भी दो, हम्म, फिर जग भी दे दिया, वही मेरा हो गया, फिर बाल्टी दो, है ना, हम्म, वो भी दे दिया। हम्म। मेरी जो इच्छाएं हैं ना वो बढ़ती जाएंगी, और जब मुझे आदत ही पड़ गई है फ्री की खाने की, फिर मैं काम ही नहीं करूंगा। इसमें मेरा दूसरा टेक है, हम्म, माफ करिएगा, वो ये है कि चूंकि हमारे देश की सरकारें काहिल हैं, वो शिक्षा पे, स्कूलों पे ढंग से खर्च नहीं करती हैं, तो उसको ढकने के लिए लोगों को ये दिया जाता है फ्रीबीज और तमाम मुद्दे, ताकि बड़े मुद्दों पे बातचीत ना हो सके और उनकी जो उन्होंने जो कलई बिछा रखी है वो खुले ना, है ना। आप दे देते हो अनाज फ्री में, लोगों को पैसे देने की बात करते हो, और ताकि बाकी मुद्दे ढके के ढके रह जाएं, छिपे के छिपे रह जाएं। आप जनता को उस लायक बना ही नहीं पा रहे कि वो अपने दम पे चीजों को कर ले, कम से कम बेसिक तभी चीजें तो कर ले। नहीं नहीं, जब जनता इस लायक होगी ही नहीं कि वो बेसिक चीजें सोच सके, हम्म, जब वो दाल रोटी में ही व्यस्त रहेगी कि उसको उसी के लाले पड़े हुए हैं, तो वो असली मुद्दे से कहाँ आएगी उसके ऊपर। सही बात। तो फिर इसको किसका फायदा होगा, हम्म, सत्ता का। आपका तो एक निर्धारित वोट हो गया ना, ये समस्या है इसमें। और ऐसी स्थिति होगी तो बड़े बड़े कंपनी के सीईओज भी आते रहेंगे समय समय पे, कोई कहेगा कि 12 घंटे करो, कोई कहेगा 90 घंटे करो, सैटरडे संडे भी करो, चीप लेबर भी मिलता रहेगा, तो कंपनियों का भी भला है, सरकारों को वोट मिलता रहेगा, कंपनियों को चीप लेबर लेबर नहीं मिल रहा है, मिल रहा है सर। लेबर नहीं मिल रहा। जो ये फ्री बीज जा रही है ना, आप जाओ गांव में जगह देखो, लेबर नहीं है, काम ही नहीं करते वो। नहीं, मैं तो गांव से ही हूँ, आप भी गांव से हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। वो बाहर कमाने चले गए ज्यादातर लोग, ये एक अलग स्थिति नहीं है। नहीं, आपके राज्य से लोग बाहर कमाने जाते हैं, हमारे ऐसा नहीं जाते। हमारे यहाँ लेबर क्राइसिस है, दिल्ली में भी है, और लेबर महंगी भी हो गई है। होनी भी चाहिए। नहीं नहीं, होनी चाहिए, एक दायरा होना चाहिए ना। महंगाई कितनी होनी चाहिए, उसका एक दायरा तो होगा ना कोई। हम तभी तो महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे पास एक नापने का स्केल है, लेकिन लेबर लेबर नहीं है मार्केट में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फ्रीबीज। चलिए, एक हैं हमारे दर्शक हेमंत, वो कह रहे हैं पूरे देश की जनता लगातार चुनाव में राहुल गांधी को हरा रही है और मोदी जी को जिता रही है, फिर भी मुझे इस बात का है कि, अच्छा, कुछ कह रहे हैं वो उनके कहने का मतलब है कि फिर भी मुझे इस बात का वो है कि आदेश जी को राहुल गांधी या कांग्रेस में तो 50 खूबियां नजर आती हैं। ऐसा तो नहीं है, पता नहीं, अगर आप हमारा शोज देखते हैं तो। जितना आलोचना कांग्रेस पार्टी की मैं आपके शो में करता हूँ, कोई करता है बताओ आप? मैंने बताओ कौन सी करी? सही बात। मैं इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आलोचना वैसी करो कि जो जिसको हम एक्सेप्ट करें, और जो सच्ची बात है तो बोलनी पड़ेगी ना। मैं सच बोल देता हूँ, चाहे वो नहीं, हम जो ये कह रहे हैं मैं उससे बुरा नहीं मान रहा हूँ। नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है, आप पहले बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं आलोचना करता हूँ तो आलोचना करता हूँ, और जो सही बात लगती है उसको सही कहता हूँ। इनका पूरा सवाल ये है जो मैं रह गया, वो ये कह रहे हैं कि आदेश जी को कांग्रेस और राहुल में तो 50 खूबियां नजर आती हैं, लेकिन मोदी जी या बीजेपी में नहीं आती। तो आज बीजेपी और मोदी जी की खूबियां बता दीजिए आप, आपके हिसाब से क्या है? लीडरशिप क्वालिटी, कंट्रोल ऑफ द पार्टी, सरकार का कंट्रोल, और सत्ता को कैसे हाँकना है वो, और नरेंद्र मोदी को ये पता है कि जमीन पे क्या हो रहा है, उनका फीडबैक सिस्टम वो गजब है। गलतियों को सुधारना तुरंत, और क्विक एक्शन। 240 आई, तुरंत लग गया, हरियाणा महाराष्ट्र में साफ कर दिया, बदल दिया, पूरा खेल बदल दिया। तो कितनी खूबियां हैं इनकी। देखो, किसी भी राजनीतिक दल की, किसी भी व्यक्ति की खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं, मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। तो समय समय बताते हैं हम, क्योंकि हम कम बात करते हैं बीजेपी के बारे में, इसलिए इनको लगता होगा कि हम उनके बारे में अच्छी बातें नहीं, हम अपनी चर्चा में बीजेपी को भी बढ़ाएंगे। और भाई पूरा देश तारीफ कर रहा है बीजेपी की, तो हाँ, वो सही बात है। हम उनके साथ हैं जो कमजोर लोग हैं। बिल्कुल कमजोर के साथ खड़े हैं। ऑफ कैमरा कमजोर, वंचित, राजनीतिक तौर पे जो कमजोर और वंचित हैं, हम उनके साथ खड़े नहीं खड़े नहीं है, हम उनकी बात करते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी कोई बात नहीं करता। हाँ, सही बात। इस देश का जितना टेलीविजन मीडिया है, जितना अखबार मीडिया है, सब तो उन्हीं की बात कर रहा है ना। 5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, उसका डाटा है।
कितने लोग मरे, उसका डाटा नहीं है। दिन भर लग गए हाँ, और ऊपर से फूल फेंक रहे हैं गुलाब के हेलीकॉप्टर से। और लाशें पड़ी हुई हैं, हाँ, सोचिए। सेलिब्रेट कर रहे थे क्या? कितने लोग मर गए? मैं कहना नहीं चाहता, वो इतनी आसान खबर नहीं है वो, जितनी दिख रही है। क्या आपको क्या लगता है? स्टैम्पेड एक नहीं हुआ, ज्यादा हुआ है। 2 की तो खबर आ गई। मतलब ज्यादा हुआ है, छोड़ो यार, मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। कल तेरे मेरे खिलाफ एफआईआर मिलेगी बिना बात यहाँ पे। कोई बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं, मतलब मेरा सब्जेक्ट नहीं है बेसिकली। तो ना तो मैं वहां पे था, ना मैंने कुछ देखा है। हाँ, ये अलग बात है। तो जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ना, वो सेकेंडरी है। अगर फर्स्ट हैंड होती मैं बोल देता। एक हमारे दर्शक हैं अनिल गुर्जर, वो कह रहे हैं कि आदेश जी, मैं भी हरियाणा से हूँ, बीजेपी कार्यकर्ता हूँ, पर आपका विश्लेषण बहुत पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ आप बीजेपी पर भी काम करें। ये चाहते हैं कि बीजेपी की भी आप कलई खोलें और बीजेपी की भी खूब आलोचना हो, खूब बातचीत हो, तो करते हैं इसको भी। अब जो पहले वाला कमेंट था वो क्या था? तो यही तो है, यही तो जनता का प्यार है, ठीक यही तो है। उनकी राय है। करेंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश हम करेंगे वादा ना? नहीं करते भाई, कोशिश जरूर करेंगे। कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।